फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ रूट्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का एक टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मतलब आर्बिट्रेशन का जो एक ट्रिब्यूनल होता है जहाँ पे सारे आर्बिट्रेशन से रिलेटेड केसेस जाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन बताऊंगी। पहले उसका मीनिंग बताऊंगी, फिर उसका कंपोजिशन बताऊंगी, और कंपोजिशन के अंदर अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं और उनका टर्मिनेशन कैसे होता है आर्बिट्रेटर्स का, कितने कितने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये मैं सेक्शन वाइज आपको बताऊंगी। प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ में, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट वीडियो में बना रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आर्बिट्रेशन के मैंने स्कोप, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और कई वीडियोज़ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के ऊपर बना रखी है अपने चैनल पे। तो आपको देखना हो तो वो भी देख सकते हो आप। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होती रहे। बेल आइकन प्रेस करने से आपका फ़ायदा ही है क्योंकि जो भी अगली नोटिफिकेशन आएगी, जैसे मैंने ऑल इंडिया बार एग्जाम के ऊपर ये वीडियो बनाया था अभी लेटेस्ट, आपको दिख ही रहा होगा पीछे। बार एग्जाम हर स्टूडेंट को, लॉ के स्टूडेंट को देना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अपना स्टेट में भी और BCI में भी। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, रेगुलेशंस क्या है, नई नई रेगुलेशंस आती रहती हैं, तो वो आपको मिलती रहेंगी। वो मैंने अभी अभी अपलोड की हैं 1-2 दिन पहले ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इससे रिलेटेड आपका एग्जाम कब है, फॉर्म्स कब आएंगे साइट पे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको फीस कितनी है, वो सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होंगे मैं दे दूँगी। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा है आज का टॉपिक कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन कैसे होता है, मतलब ट्रिब्यूनल बनता कैसे है। उसका सबसे पहले आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, ट्रिब्यूनल होता क्या है आर्बिट्रेशन का। कि भाई जब भी कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे पार्टीज़ में कमर्शियल, आपको मैंने कल बताया था कि आर्बिट्रेशन का जो है प्रोसेस ज़्यादातर बिजनेस डीलिंग्स के लिए ही है, कंपनीज़ के लिए, बिजनेस के लिए होता है। तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स यानी कि बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जब भी कोई आते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में हो जाता है, तो उसको डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड करते हैं रिजॉल्व करने के लिए इस डिस्प्यूट को थ्रू आर्बिट्रेशन। एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज टू बी सेटअप, तब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है सेटअप किया जाता है। तो ये एक कंसिस्ट करता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स होते हैं दैट एडजुडिकेट एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब एक या उससे ज़्यादा जो है आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। और ये कोर्ट से के बाहर का, वैसे आपको मैंने सारा बताया था, प्रोसीजर जो होता है टाइम सेविंग होता है, मनी सेविंग होता है। इसलिए आर्बिट्रेशन को आजकल सबसे ज़्यादा मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो मेथड्स हैं इनको कोर्ट्स भी ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं। सबसे पहले मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के लिए ही जाते हैं केसेस आजकल, जितने भी हैं आजकल। तो इसलिए आर्बिट्रेटल ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट कर लिया जाता है, उसमें एक या उससे ज़्यादा जो भी हैं आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करके उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है बिजनेस डीलिंग में, जो भी डिस्प्यूट्स पार्टीज के बीच में होते हैं। तो इसमें बताया गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो प्रोवाइड करता है एक सेटअप ऑफ रूल्स बना दी जाते हैं, नोन एज, उनको रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं, दैट आर अबाइडेड बाय द पार्टीज, जो कि पार्टीज को अबाइड करने पड़ते हैं, मतलब फॉलो करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। पार्टीज अंडर गोइंग द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एज वेल एज आर्बिट्रेटर्स, मतलब इन सबको, जो भी पार्टीज आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जा रही हैं और आर्बिट्रेटर्स हैं, उन सबको ये रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन को फॉलो करना पड़ता है। इसमें रूल्स बताए गए हैं। रूल 2 में जैसे कि बताया गया है कि ये रेगुलेशंस है, डिफाइन की जाती हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को में। इसमें एक ट्रिब्यूनल एज आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर से अपॉइंट किए जाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट और डिफरेंस। वो देखते हैं कि भी क्या क्या आपका डिस्प्यूट क्या है, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 2D के अंदर बताया गया है, आर्बिट्रेशन के अंदर कंसिलिएशन एक्ट 1996 में ये डिफाइन करता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो एज अ सोल आर्बिट्रेटर या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी होता है, ठीक है। इसमें मतलब एक आर्बिट्रेटर भी हो सकता है या पैनल भी हो सकता है। आगे आपको कंपोजिशन में धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनेगा। कंपोजिशन कैसे होता है, ये चैप्टर 3 के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर बताया गया है कि इसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं, लेज डाउन द प्रोविजंस फॉर द कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो ये चैप्टर 3 में इसके बताया गया है। और रूल 22 जो है ऑफ द आर्बिट्रेशन का, वो कहता है, लेट डाउन करता है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू, ये बोलता है इस रूल के अंदर कि दैट व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीजर इज रिसीव्ड, मतलब एक जब इसके लिए एप्लीकेशन एक रिसीव होती है तो काउंसिल के पास, और ये रिसीव कैसे होती है, ये पार्टीज खुद देती हैं कि हमें आर्बिट्रेशन में अंदर जाना है। एप्लीकेशन जब वो अपने एडवोकेट के थ्रू करवाते हैं तो वो एक काउंसिल में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो फिर उसके लिए वो काउंसिल जो है नेसेसरी स्टेप्स लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन करती है उनके लिए,
लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उनके लिए बनाया जाता है स्पेशली, और एजुकेट करते हैं डिस्प्यूट्स और डिफरेंस को, पार्टीज़ के बीच के वो डिफरेंस को देखते हैं क्या क्या है। फिर सेवरल प्रोविजंस कंसर्न जो करते हैं कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, वो सब क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ, उसके प्रोविजंस क्या हैं। भाई ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन करने के लिए फिर काउंसिल को क्या करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स इन एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर ये सेक्शन 10 के अंदर बताया कि कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है, मेंशन करता है कि देयर शैल बी अ पार्ट ऑफ, ये जो है मेंशन करता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो होंगे वो पार्ट होंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का पार्ट होंगे। और अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ द सेक्शन 10 के अंदर बताया गया कि पार्टीज जो हैं वो फ्री होती हैं, म्यूचुअली डिसाइड कर सकती हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के कितने आर्बिट्रेटर्स वो रखना चाहती हैं। ठीक है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताई कि दैट शैल कंस्टिट्यूट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो जो कि एडजुडिकेट करता है डिस्प्यूट को। इट इज़ हाउएवर नेसेसरी, देखिए ये बात है इंपॉर्टेंट, ये नेसेसरी है दैट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड जो किए जाते हैं शैल बी ऑड नंबर होने चाहिए। ये जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं हमेशा, आजकल अब कोर्ट में भी आपने देखा होगा जजेस भी, कोई ऐसा बड़ा केस आ जाता है तो जजेस भी हैं जो वो भी ऑड नंबर्स में ही आते हैं, 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स में। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई दोनों का, आधे पार्टीज़ का उधर चला जाए आधे पार्टीज़ का इधर चला जाए। इसलिए इसमें कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट जो होती है आर्बिट्रेटर्स की हमेशा ऑड नंबर्स में होनी चाहिए, इवन नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। व्हेन इंश्योर दैट देयर आर नोटिसेस, जब वो इसमें नोटिस दिया जाता है तब ये इंश्योर कर लिया जाता है कि इवन नंबर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर में होने से ये बेनिफिट रहता है कि दो अगर आर्बिट्रेटर एक तरफ है और एक तरफ है, तो जो जिस साइड पे दो होते हैं, जिस फेवर में जो डिसीजन दो आर्बिट्रेटर लेंगे तो वो उनका डिसीजन फॉलो किया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, और बाइंडिंग होता है इनका आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर्स का भी डिसीजन जो होता है, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था आपको, ये लीगल पर्सन ही अपॉइंट किया जाता है एज एन आर्बिट्रेटर, और ये कोर्ट के थ्रू ही होता है सारा काम, लेकिन कोर्ट के बाहर होता है। कोर्ट की तरह पे लंबी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, ज़्यादा पैसा नहीं लगता और ज़्यादा मनी और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, फर्दर मोर इसमें सेक्शन 10 में यही बताया गया कि अगर पार्टीज जो है टू द डिस्प्यूट आर अनेबल, अगर वो डिसाइड नहीं कर सकती है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कौन होंगे कितने होंगे, तो ओनली द वन आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड, तब एक आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर लिया जा सकता है। तो एक आर्बिट्रेटर भी बायसनेस नहीं होती फिर इसमें। ठीक है, इसमें एक केस था रिलेटेड इससे, नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया का केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि 3 की जगह पे इंस्टेड ऑफ 3 एंड दे गिव एन अवार्ड थ्रू कॉमन ओपिनियन, देयर विल बी नो फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होंगे इसके लिए 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी इसमें अगर जितने भी होंगे। तो उसके बाद उसके सेकंड में प्रोसीजर बताया गया है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो सेक्शन 11 में बताया है। तो उसके लिए बताया है कि ये प्रोसीजर है, अभी नेशनैलिटी, किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है आर्बिट्रेटर। ठीक है, 11(2) के अंदर अपॉइंटमेंट बाय पार्टीज़ बोला है कि भाई पार्टीज़ भी अपॉइंट कर सकती हैं आर्बिट्रेटर को, वो चाहे तो अपनी मर्जी का, लेकिन उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, नोन नहीं होना चाहिए आर्बिट्रेटर, नहीं तो वो उन्हीं की अपनी पार्टीज़ के फेवर में ही डिसीजन दे देंगे। ठीक है, म्यूचुअली इंडिविजुअली भी अपॉइंट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कोर्ट के कह सकते हैं, लेकिन म्यूचुअली भी डिसाइड कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें ये है कि इसकी पेमेंट भी फिर पार्टीज़ को ही देनी पड़ती है, लेकिन पार्टीज़ का नोन नहीं होना चाहिए, रिलेशन में नहीं होना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट सेक्शन 11 सब सेक्शन 3A में बोला है अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट भी होता है। तो जो पार्टीज़ हैं, इफ़ द पार्टीज डू नॉट अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज, मतलब अगर 30 डेज तक अगर पार्टीज़ खुद अपॉइंट नहीं करती हैं आर्बिट्रेटर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ देयर रिक्वेस्ट के आने तक, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अदर ऑफिशियल जो भी डेजिग्नेटेड होते हैं बाय द कोर्ट में अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, इसमें ये गोल्डन चैरियट रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मुकेश पनिका एंड अदर्स का केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट अ पार्टी टू डिस्प्यूट कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब पार्टी भी खुद एप्लीकेशन दे सकती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, कि भी आप कोर्ट को कह सकती है कि आप अपॉइंट कर दीजिए हमारे लिए। ठीक है, कि 30 डेज हो गए, एक्सपायर हो गए, लेकिन उसके 30 डेज के बाद में ही कर सकते कि हम नहीं कर पाए हैं, तो ये कोर्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। फिर पेमेंट ऑफ फीस जो होती है वो हाई कोर्ट जो है अथॉरिटी है वो फ्रेम करती है, रूल्स सारे के सारे इसमें बताया गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फीस और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो होगा वो इसका पेमेंट कैसी होगी वो सारा कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट की पावर है ये। फिर इसमें टर्मिनेशन के बारे में बताया है कि टर्मिनेशन कैसे होता है आर्बिट्रेटर को, वो सेक्शन 14 एंड 15 में बताया गया है कि भाई वो खुद भी आर्बिट्रेटर जो है अपनी मर्जी से खुद भी अगर वो फंक्शंस नहीं कर रहा, देखिए पूरा इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि अगर आर्बिट्रेटर जो है
ठीक से अनेबल है वो कैरी आउट करने में, अपने फंक्शंस को, ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहा है, इफेक्टिव मैनर में नहीं कर रहा, तो अनड्यू डिले कर रहा है, तो उसको हटा दिया जा सकता है। और दूसरा है कि इफ़ द आर्बिट्रेटर हिमसेल्फ विदड्रॉज, आर्बिट्रेटर खुद भी अपने आप भी विदड्रॉ कर सकता है अपने ऑफिस से, और द पार्टीज एग्री टू हिज टर्मिनेशन, और पार्टीज अगर एग्री होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का इतना ही बता रही हूँ मैं। सेक्शन 10 से लेकर 14 तक मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का बताया, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, और ये आप नोट्स बना सकते हैं। और ये आपके लिए आर्बिट्रेशन की फाइल जो वाइवा के लिए है उसकी फ़ाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरी फ़ाइल के ही नोट्स हैं, तो आप फाइल में अपने प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए बना सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें सारा आर्बिट्रेशन की फ़ाइल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें वाइवा में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका वाइवा देखना हो तो मैंने वाइवास वगैरह बना रखे हुए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स का बना रखा हुआ है, और उसका भी बना रखा है मैंने, ड्राफ्टिंग का भी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।